दोस्तों नमस्कार। तो वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज फिर से हम कुछ एक केमिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे जो एलटी या लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो एमसीक्यू है केमिस्ट्री के, जहां भी केमिस्ट्री पूछी जाती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो बोर्ड के एग्जाम भी हो सकते हैं क्लास 12th के। ओके, तो कहीं भी केमिस्ट्री अगर पूछी जा रही हो, ओके, जनरल केमिस्ट्री, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। और वन मोर थिंग, आप क्या करना कि नोट्स इसके लेते रहना, क्योंकि मैं जैसे कोई हम एमसीक्यू करेंगे तो उससे रिलेटेड और कोई एमसीक्यू बन सकता है, ओके, इन फ्यूचर, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप नोटबुक और बुक है तो आपके पास और अच्छा उस टॉपिक को वहां पर। और एक और चीज, अगर जैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखेगा ना, तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, फिर देखना है आपका आंसर सही है कि नहीं है। और फिर आप ये अभी मैं 10 क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं और आप कमेंट करना कि मेरे इतने सही हुए आउट ऑफ 10। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मेथाइलएमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो ये जो मेथाइलएमाइन की रिएक्शन है नाइट्रस एसिड से, अब नाइट्रस एसिड से जो रिएक्शन होती है वो बनाती है, क्या बनाती है, ये बनाएगी एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगी। और जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा तो वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके, और वो टूट जाता है। और फिर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और क्या बनता है, एक एल्कोहल बनता है, ठीक है। जबकि अगर यहीं पर मेथाइलएमाइन की जगह पे होता कोई एरोमेटिक यानी एनिलीन होता, एनिलीन की रिएक्शन हम नाइट्रस से कराते तो पता क्या होता, तो बनता हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता जो स्टेबल होता, ओके, जो नाइट्रोजन गैस नहीं देता, जो नाइट्रोजन गैस नहीं देगा, कीप इन माइंड। बट जो मेथाइलएमाइन है वो नाइट्रस से अभिक्रिया करके तो क्या देगा, नाइट्रोजन गैस और अल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे थे आपको, एक अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और C2H6। सो आंसर विल बी नाइट्रोजन गैस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C2H11OH। तो आपको ये जो फॉर्मूला दिया है ना, केमिकल फॉर्मूला C2H11OH के पहले आइसोमर बनाने हैं, ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और फिर देखना है उसमें कितने प्राइमरी बन रहे, ओके, कितने प्राइमरी आइसोमर बनाए जा सकते हैं ये पता करना है, ठीक है। तो आप अभी पहले वीडियो को पॉज कर ले और जल्दी से बनाएं इसके आइसोमर प्राइमरी वाले, ओके। आइसोमर तो बहुत सारे हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी भी, बट आपको प्राइमरी कैलकुलेट करने हैं और फिर बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं, क्या 4 बनेंगे या 5 बनेंगे, 3 बनेंगे या 6 बनेंगे, ओके। तो आपके कितने बन रहे हैं, इसका आंसर है 4, यानी इसके प्राइमरी जो आइसोमर बनेंगे तो वो बनेंगे 4, ओके। तो आप अपना आंसर देख लीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, इफ रेडियस रेशियो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो सॉलिड स्टेट से लिया गया है। रेडियस रेशियो केमिस्ट्री में फेवरेट है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेटा आप कलेक्ट करके रखिएगा। रेडियस रेशियो का, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.225। अब रेडियस रेशियो कितना है, 0.225। देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी, क्योंकि रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब सर रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है ना, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, एक एनायन होता है, कैटायन होता है। तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है ना, एनायन का साइज होगा, ओके, और कैटायन का साइज होगा। तो कैटायन का साइज ऊपर लिखेंगे, एनायन का साइज नीचे लिखेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो आता है रेडियस रेशियो, ओके। और रेडियस रेशियो बिलोंग करता है किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से। देखो स्क्रीन में दिख भी रहा है। तो इसने पूछा है कि अगर रेडियस रेशियो 0.225 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 6, नन ऑफ अबव, ओके। तो आंसर आपको दिख रहा है कि 4 होगा, ओके। आंसर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 0.225 तक तो 3 होता, ओके, लेकिन 0.225 से आगे क्या होगा, वो होगा 4 होगा। कीप इन माइंड, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4-chloro-3,5 डाइमेथाइल फिनॉल इज कॉल्ड। 4-chloro-3,5 डाइमेथाइल फिनॉल इज कॉल्ड, ओके। अब सबसे पहले 4-chloro-3,5 डाइमेथाइल फिनॉल इज क्या होगा, ये आईपीसी नेम है,
क्योंकि इसमें 4 3 5 आ रखा है, और जिसमें भी ऑर्थो पैरा मेटा ये आते हैं ना, वो क्या होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, कीप इन माइंड। तो ये किसी का आईयूपीएसी नेम दिया है। अब आपको बताना है 4 ऑप्शन में से ये किसका आईयूपीएसी नेम है। ओके, पहला पैरासीटामोल, ओके, जो एंटीपायरेटिक है, या बार्बिटल, ओके, बार्बिटल, और डिटॉल, सी ऑप्शन, क्लोरोएसिटल। तो ये जो ऑप्शन है वो है डिटॉल का, कीप इन माइंड। तो डिटॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 क्लोरो 3 5 डाई मेथाल, कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्लास 12th की आपको लास्ट चैप्टर में यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में आपको मिल जाएगा डिटॉल का केमिकल नेम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेमबर्गर शिफ्ट इज ऑल्सो कोल्ड। ओके, अब हेमबर्गर शिफ्ट पता है क्या है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देखा गया है। ओके, अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एटम शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी ओर, तो इसको हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं, कभी मेथाइल शिफ्ट होता है, कभी क्या शिफ्ट करता है। तो ये जो हेमबर्गर शिफ्ट है ना, ये भी एक ये तो साइंटिस्ट का नाम होगा। ओके, तो ये इस साइंटिस्ट ने किस शिफ्ट की बात करी है, तो ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, HCO3 नेगेटिव शिफ्ट, सेकेंड क्लोराइड शिफ्ट, थर्ड क्या है, हाइड्रोजन शिफ्ट, और लास्ट में नन ऑफ द। ओके, अब देखिए इसमें इसका जो आंसर है वो क्लोराइड शिफ्ट है। जब भी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव शिफ्ट करता है इधर से उधर, ओके, कहीं भी, तो उसको बोलते हैं हेमबर्गर, क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। कीप इन माइंड, इसको नोट कर लेना, आई थिंक ये आपके लिए न्यू होगा बिल्कुल। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि when 0.5 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, 0.5 फैराडे, ओके, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, कमेंट करिएगा 1 फैराडे बराबर क्या होता है। ओके, यस, और मैं बता दूं फैराडे क्या होता है। फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, और अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, वो 1 F के बराबर होता है, यानी 1 फैराडे के बराबर होता है। ओके, अब आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके। तो 0.5 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज द पास्ड थ्रू NaCl सॉल्यूशन। ओके, नमक के सॉल्यूशन को सैलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, सैलाइन सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड विल बी, तो ये क्लोरीन कितनी निकलेगी ये बताएंगे। ठीक है, वैसे हमें पता है कि NaCl का जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें एक तो सोडियम मिलेगी, सोडियम मेटल, दूसरी क्लोरीन गैस मिलेगी, इतना ध्यान रखना पहले। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहां से लिया होगा, ये फैराडे के नियम से लिया है। ठीक है, फैराडे के 2 नियम है। ओके, तो वहां पे पहले वाले से इसको लिया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर NaCl को ब्रेक करोगे आप, तो NaCl को ब्रेक करोगे तो एक Na बनेगा, एक तो सोडियम निकलेगा, प्लस 1/2 क्लोरीन Cl2 बनेगा, यानी क्लोरीन का हाफ मोल बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरीन का हाफ मोल। इसको पहले बैलेंस से कर लो, NaCl को ब्रेक करो सोडियम प्लस और क्लोरीन में, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, और बट 1/2 आगे से लग जाएगा, कीप इन माइंड, उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो 1 फैराडे में क्लोरीन का आधा मोल निकलता है, 1 फैराडे में क्लोरीन का आधा मोल निकलता है। इतना समझ में आ गया। तो मुझे बताना 1 फैराडे में कितना निकल रहा है क्लोरीन, 35.5 ग्राम। ओके, क्योंकि 1 मोल कितना होता है, 1 मोल क्लोरीन अगर लेना है आपको तो कितना हो जाएगा, 71 ग्राम, लेकिन ये आधा है तो 35.5 ग्राम, यानी 1 फैराडे अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो 35.5 ग्राम क्या निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी। बट अब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो 0.5 यानी आधा F, तो आधा F देने पे क्या होगा, 35.5 का भी आधा कर दोगे आप। ओके, स्क्रीन में आपको सारा सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप 35.5 का हाफ करोगे तो 17.75 ग्राम आएगा। ओके, तो आंसर विल बी A, 17.75 ग्राम। ओके, ये फैराडे के नियम पे क्वेश्चन हमेशा आता है। ओके, इस पे जो फॉर्मूला नहीं होता W = ZIT या ZQ, ओके, Q = IT, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है। ओके, W = ZIT, कीप इन माइंड, इसको भूलना मत। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। ओके, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, या पहले 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो ये कार्बोकैटायन है। देखो कार्बोकैटायन कौन स्टेबल होता है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, बट ये तो सब प्राइमरी है। अब यहां पर पता है किस बेसिस पे हमको स्टेबिलिटी बतानी पड़ेगी। अब देखो कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा इस बेंजीन रिंग पे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, कीप इन माइंड, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस
द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब सबसे पहले देखो पैरा पोजीशन पे लगा है, फोर्थ वाले में पैरा पोजीशन पे मैथाइल ग्रुप लगा है, और आपको पता है कि मैथाइल ग्रुप जो होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप, ओके, ऑल एल्काइल्स आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कीप इन माइंड, इसको भूलना मत। और यहाँ पे मैथाइल लगा है, एमी लिखा है देखो फोर्थ वाले में, ठीक है। तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, इसमें मेटा पोजीशन पे लगा है, और इसमें पहले वाले में तो बिल्कुल लगा ही नहीं है, ओके। तो ये जो पहला वाला होगा ये तो लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो लास्ट होगा तो इससे क्या हुआ, अब देखो जो बी वाला ऑप्शन है, बी में लास्ट में क्या है, थर्ड वाला, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ओके। और सी वाले में भी थर्ड वाला है, तो ये कौन कौन कटे, बी और सी काट दो, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। बी सी कटा, अब बचा हमारे पास ए और डी, ठीक है। तो देखो सबसे, अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज का रिजोनेंस करें, इस पॉजिटिव चार्ज का जो कार्बन पे लगा इसका रिजोनेंस दिखाएं, तो वो कहां कहां आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है, मेटा पे नहीं जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे, अब देखो ऑर्थो नजदीक है, ऑर्थो नजदीक है ना कार्बोकेटाइन के, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर जल्दी से क्या हो सकती है, रिजोनेंस हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से पता है क्या होगा, इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑर्थो वाला ही होगा, ठीक है। तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पैरा वाला होगा, और उसके बाद होगा सेकेंड, एंड एट लास्ट होगा प्राइमरी वाला, यानी फर्स्ट वाला, ठीक है। जिसमें मेथाइल ग्रुप लगा ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ऑर्थो पैरा का रिलेशनशिप, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द एथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ओके। ऑप्शन है कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, या एल्केन बनेगा। बहुत इजी है, देखो एथाइल का मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मेथाइल होता है ना वो पॉजिटिव ब्रेकडाउन होता है, और जो MgBr होता है वो नहीं, मिथाइल नेगेटिव होता है और MgBr पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मेथाइल ग्रुप कहां रिएक्ट करेगा, हमारे एथेनोइक का जो कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, O जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्योंकि उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पर अटैक होगा, जिसकी वजह से पता है क्या होगा, ये कीटोन बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल से निकाल देगा, ओके। तो कीटोन इसका राइट आंसर है। तो कीप इन माइंड, तो एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की आपको स्क्रीन में दिख भी रही होगी इसकी मैकेनिज्म, कीप इन माइंड। जो सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ना, इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन आयन होता है, ठीक है। और Mg तो मेटल है, हमेशा पॉजिटिव रखेगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये वाला कौन सा बॉन्ड, ये। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक और नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, कीप इन माइंड। पूछा भी जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक है। ऐसा क्यों, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो मतलब होता है कि कार्बन, मेटेलिक मतलब कोई मेटल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, कोई Mg, R क्या हो गया, ऑर्गेनो, और MgBr क्या हो गया, ये मेटेलिक हो गया, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहा जाता है। और आप मास्टर डिग्री पढ़े होंगे, अगर MSc किया होगा तो आपको वहां से ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ने को मिला होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। क्वेश्चन है फॉरबिडन ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे रूल्स। लेपोर्टे रूल अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो आपने जरूर पढ़ा होगा ट्रांजिशन में, ओके। लेपोर्टे रूल ऑप्शन क्या दिया है आपको, डीपी ट्रांजिशन एंड एसपी ट्रांजिशन, एसडी ट्रांजिशन एंड डीडी ट्रांजिशन, ओके। तो जो लेपोर्टे रूल है आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे कि DL यानी डेल्टा L इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए, और जो स्पिन डिफरेंस होना चाहिए यानी डेल S इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर डेल L की बात करें, L क्या है, L है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कीप इन माइंड। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है, तो इसमें से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो अगर आप D वाले की बात करें, DD ट्रांजिशन में, ठीक है, तो इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी D के लिए, भाई 2 होती है, ओके। और 2 में से 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो 0 यानी डेल L बराबर 0 आ रहा है जो, और लेपोर्टे रूल के अकॉर्डिंग डेल L हमेशा +1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए, तभी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जो डीडी ट्रांजिशन है वो अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे वो क्या है, फॉरबिडन है। अब मैं एक चीज बता दूं, फॉरबिडन का मतलब ये नहीं होता है कि वो होगा ही नहीं, फॉरबिडन का मतलब होता है इस ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही कम होती है,
ओके वरना डीडी ट्रांजिशन तो बहुत जगह पे पढ़ते हैं ना हम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही कोई कलर शो करता है, सीएफटी ने बोला था। तो अगर लेपोर्टे ये बोलते हैं कि डीडी ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन होगा, तो वो कह रहे हैं कि इस ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी होगी जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे हम इसका, उसकी बहुत ज्यादा कम होगी, और जो ट्रांजिशन हो रहे होंगे एसपी, एसपी या पीडी या एसडी, ये ट्रांजिशन क्या होंगे, हाई इंटेंसिटी के होंगे। तो कीप इन माइंड यहां पर डीडी ट्रांजिशन इज अ फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, देखो स्क्रीन पे ध्यान देना और आप इसको पॉज कर लेना वीडियो, पहले क्वेश्चन पढ़ के। फ्रॉम द फॉलोइंग ओजोन इज स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय, ओके यानी ओजोन लेयर है हमारी, ओके ओजोन लेयर कहां होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और ओजोन का फॉर्मूला आपको पता भी है, O3 है, ओके 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम ओजोन को। तो ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है, तो ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है भैया, पहला ऑप्शन दिया है CF2Cl2 यानी फ्रेऑन, फ्रेऑन 12 है ये, आपने 11th में 12th में पढ़ी होगी। बी C7H12, C7H6 एंड लास्ट में दिया है C6F6। तो आप अगर आप पहले आप पॉज करके बताइए क्या होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको, जो पहली गैस है ना फ्रेऑन, यही है जो वो क्या करती है, ओजोन को डिप्लीट करती है। अब मैं पूछूं कि ओजोन को जो डिप्लीट करती है वो आपने सुना है, तो आप बोलेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, डिप्लीट करती है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो फ्रेऑन में देखो क्लोरो भी आ रहा, फ्लोरो भी आ रहा और कार्बन भी आ रहा ना, CF2Cl2, तो यही गैस है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, उसको केमिकल नेम होता है फ्रेऑन, ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो एक आम भाषा में उसे नाम दिया जाता है, ठीक है, जैसे चिंटू मिंटू लिंटू वाला, ठीक है, बट उसको फ्रेऑन उसका केमिकल नेम है, जिसको फ्रिज में भी हम डालते हैं, फ्रिज को ठंडा होने के लिए फ्रेऑन गैस ही डाली जाती है, ओके। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है फ्रेऑन, और फ्रेऑन के बहुत सारी टाइप होते हैं, कीप इन माइंड, फ्रेऑन के टाइप होते हैं, और फ्रेऑन 12 को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो आज के ये 10 क्वेश्चन थे, आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपने बहुत सारे एंजॉय किए होंगे, और आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने सही हुए, ओके। और अगर आपके बहुत कम आते हैं तो आपको फिर से और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, पढ़ते रहिए। आपको क्या करना है, आपने को कैलकुलेट करते रहना है बार बार, ठीक है, जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती जाएगी और वन डे आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप बिल्कुल वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपका हाथ से जो बटन दबता है ना वही है। तो आप कुछ भी मार के दबा दीजिएगा बटन, और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कि ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।